हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अपन लोग आज के इस वीडियो में जैक क्लास 12 मैथ्स सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 21 to 40 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए कॉपी पेन उठा लीजिए और बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। मतलब पाई बाई टू पे कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, मतलब पाई बाई टू पे डिसकंटिन्यूस होना चाहिए, यानी पाई बाई टू पे ग्राफ पे ब्रेक आना चाहिए। तो कौन सा है, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन है साइन एक्स, सेकेंड ऑप्शन है कॉस एक्स और ऑप्शन सी है टेन एक्स। तो चलिए तीनों का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं ना, तुरंत पता चल जाएगा। पहला है साइन एक्स, तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, ये हो गया। कॉस एक्स का ग्राफ इस तरह का आता है और टेन एक्स का ग्राफ, ये आपको क्या बोलते हैं, याद होना चाहिए ग्राफ। जैसे हम बोलेंगे टेन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, तुरंत उसका शेप माइंड में आ जाना चाहिए। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। इसको और आगे करेंगे तो इस तरह का होगा। समझना, थोड़ा सा ग्राफ यहाँ पे अच्छा नहीं हुआ। अब इधर देखो, हमको पाई बाई टू पे एनालिसिस करना है, तो इस जगह यहाँ पे पाई बाई टू होता है, यहाँ पे इस केस में ये पाई बाई टू होता है, और ये यहाँ पे पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई बाई टू होता है, यहाँ पे पाई होता है, बस। साइन एक्स का ग्राफ में देखिए पाई बाई टू पे कोई ब्रेक नहीं है, पाई बाई टू पे कंटिन्यूस है। कॉस एक्स का ग्राफ को देखो, पाई बाई टू पे भी, ये भी पाई बाई टू पे कंटिन्यूस है, कोई ब्रेक नहीं है। और यदि टेन एक्स का ग्राफ को देखेंगे तो ये देखिए पाई बाई टू है, पाई बाई टू पे ग्राफ में ब्रेक आ रहा है, तो ये जो टेन एक्स है ना, ये कंटिन्यूस नहीं होगा पाई बाई टू पे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? द वैल्यू ऑफ के विच मेक्स, एक फंक्शन दिया हुआ है, कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमको एफ एक्स का क्या डेफिनेशन दिया हुआ है? एक्स साइन 1/x व्हेन एक्स इज नॉट इज इक्वल टू 0, के व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्वेश्चन क्या बोला है, के का मान निकालना है ताकि ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए। और कंटिन्यूस का क्या कंडीशन होता है? लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे फंक्शन टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 इफ 0 पर फंक्शन का वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू 0 पे ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन का वैल्यू 0 पे के दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x है। और ये लिमिट शायद पहले वाला सेट में बता दी है, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो के का मान क्या निकल गया? 0। तो ऑप्शन में देखिए 0 कहाँ पे? ऑप्शन डी में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे बना देते हैं। फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू मॉड एक्स। आगे क्या बोला है कि द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, मतलब डिफरेंशिएबल कहाँ पे नहीं है ये हमको बताना है, मॉड एक्स। और इस मॉड एक्स का ग्राफ किस तरह का आएगा? भी टाइप का आएगा। तो इसका ग्राफ इस तरह का आएगा, ये हो गया y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। ग्राफ से क्लियर है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोना बन रहा है, तो इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल, इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा,
यहाँ मतलब x का मान इस जगह 0 होता है, तो x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, या बोल सकते हैं 0 पे ये क्या क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 0 को ऑप्शन में ढूंढिए, और 0 कहाँ पे है, ऑप्शन सी पे है, तो ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को करेंगे। 24 क्या है, हमको डिफरेंशिएट करना है √10x को x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम लोग बाहर से अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले रूट दिखाई पड़ा, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 लिखना है, और इस रूट को लिख देना है रूट, और अंदर में जो है उसको भी लिख देना है 10x। फिर अंदर घुसे दिखाई पड़ा 10, और 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर। एंगल क्या डालेंगे, तो 10 के बाद यहाँ एंगल है x, 10 के बाद x लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे x, और आगे जाएंगे x का 1, तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर x/2√10x, ये हो गया। अब इस ऑप्शन को ढूंढिए, सेक स्क्वायर x/2√10x, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों पे ये ऑप्शन है, तो A/D दोनों ऑप्शन है, ए भी है और डी भी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 25 को करेंगे। 25 में क्या है, 25 में हमको दिया है 2x + 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। हमको dy/dx बताना है कि dy/dx इज इक्वल टू वाट। तो ठीक है, डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, 2 एज ए कॉन्स्टेंट कुछ नहीं होगा, x का 1 हो जाएगा, +3 को कॉन्स्टेंट है कुछ नहीं करेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, हमको मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। हमको dy/dx का मान निकालना है, तो इस 2 को पहले उधर शिफ्ट करते हैं, तो 3 dy/dx इज इक्वल टू cos x +2 इधर आके -2। अच्छा, हमको dy/dx का मान निकालना है, तो इस 3 को नीचे शिफ्ट करना होगा, तो इसको नीचे में यहाँ लिख देते हैं। तो अब देख लीजिए ये चेहरा ऑप्शन में cos x -2/3 और cos x -2/3 ऑप्शन बी में है, तो ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, dx cos इनवर्स 1 - x² + 1 + x²। x 0 और 1 के बीच में है, तो ठीक है, हमको डिफरेंशिएट करना है इसको cos इनवर्स 1 - x² 1 + x²। एक तो तुरंत चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट करेंगे, इसको नीचे उतारेंगे फिर ऊपर करेंगे, तो हम बोलेंगे क्या इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब तुरंत चेन रूल लगा सकते हैं। आंसर आएगा हाँ, बट क्या हम डायरेक्ट करेंगे, तो हम डायरेक्ट करेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि इतना बड़ा इसका आर्गुमेंट का चेहरा है ना, तो मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन आएगा। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई भी नहीं, ये तो फेमस चेहरा है, cos इनवर्स 1 - x² 1 + x²। ये किसके बराबर होता है, ये तो ITF में ये सब चीज़ टिप्स में रहना चाहिए। ये किसके बराबर होता है, ये 2tan इनवर्स x के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अब डिफरेंशिएट करना है 2tan इनवर्स को x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, 2 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का 1/1 + x², तो क्या हो जाएगा 2/1 + x² हो जाएगा। तो इस चेहरा को ऑप्शन में ढूंढिए 2/1 + x², तो ऑप्शन ये आपको मिल जाएगा डी पे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ठीक है, कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को डिस्कस करेंगे। 27 में क्या है, डिफरेंशिएट करना है log x टू द बेस 5 को
एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं, इसको याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन log x टू द बेस a विथ रिस्पेक्ट टू x। तो दिस इज इक्वल टू 1/x log लिखना है, और ये भी जो भी बेस रहेगा यहाँ पे, इसको यहाँ पे चिपका देना है a। और एक बात है, प्रत्येक लॉग का एक बेस होता है, एक आर्गुमेंट होता है। इसका इस लॉग का तो आर्गुमेंट a हो गया। अब बेस क्या है, तो बेस यहाँ पे e रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, e रहता है यहाँ पे, ये आप लिख दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। तो ठीक है, अब अच्छा इसको डिफ्रेंशिएट करना है। log x टू द बेस 5 को x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x log लिखना है, और यहाँ पे 5 है तो 5 चिपका देना है। अब इस ऑप्शन को ढूंढिए, 1/x log 5, तो 1/x log 5 कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो क्या करेंगे, तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि इस पर log 5 दिख नहीं रहा है कहीं पे। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो भी ऑप्शन सी और डी में log है वो ऊपर में है, फिलहाल मेरा log अभी नीचे में है, तो इस log को ऊपर भेज देंगे। ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा, इस log को ऊपर भेजेंगे, बेस और आर्गुमेंट इंटरचेंज हो जाएगा। अच्छा, बेस क्या है, बेस यहाँ पे ई है, तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे log लिखेंगे, 5 को यहाँ पे लिखेंगे, ई को यहाँ पे लिखेंगे बाई एक्स। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ठीक है, सी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, डिफरेंशिएशन e⁻x³ का x के रिस्पेक्ट में। चलिए बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। पहले दिखाया पड़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो उसका डिफरेंशिएशन सेम होगा, एज इट इज़ लिख देंगे। e⁻x का डिफरेंशिएशन होता है e⁻x, तो एक बार जो है उसको लिख दो, e⁻x³। आगे जाने का रास्ता नहीं, तो ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर में दिखाई पड़ा x³ और x³ का डिफरेंशिएशन 3x²। ये क्या हो गया, इसको पहले लिख देते हैं 3x² e⁻x³। तो 3x² e⁻x³ कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए पे है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया ए। अब हमको क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 में y इज इक्वल टू x⁻20 दिया हुआ है, उसके बाद निकालना है d2y/dx², मतलब y को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो चलो करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, जब y को करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू x⁻20 का डिफरेंशिएशन 20x 19। और एक बार करेंगे डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में dy/dx को, तो हमको मिलेगा d2y/dx² इज इक्वल टू 20 कांस्टेंट एज इट इज़ लिख देंगे, और x⁻19 का डिफरेंशिएशन 19x 18, और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 × 2 38 0 x⁻18। तो इस ऑप्शन को ढूंढिए, 380 x⁻18, तो ये ऑप्शन बी पे मिल जाएगा। तो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। 30 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 में है x इज इक्वल टू 40 और y इज इक्वल टू 4/t, ठीक है। और हमको निकालना है dy/dx निकालना है, मतलब dy/dx इज इक्वल टू 8। तो कुछ नहीं, आज हमको जो कर्व का इक्वेशन है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे dy/dx, पहले इसको पकड़ते हैं, y इज इक्वल टू क्या है 4/t। तो कुछ नहीं, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, नहीं तो एक बार ऐसे इसको इसे कर दीजिए ना। y इज इक्वल टू 4 को थोड़ा आगे खींच के लिखते हैं 4, और इधर 1/t को इस तरह लिखते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं करेंगे, इधर देखिए पैरामीटर t है, या बोलिए वेरिएबल इधर t दिखाई पड़ा, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। x से भी करेंगे तो आ जाएगा, फिलहाल उस पर नहीं जा रहे हैं। तो जब y को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो हमको मिलेगा dy/dt इज इक्वल टू 4 एज ए कॉन्स्टेंट एज इट इज़ लिख देंगे, 1/t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/t²।
तो ये क्या हो गया, ये हो गया dy/dt इज इक्वल टू -4/t²। इसको 1 नाम दे के भी छोड़ देते हैं। रुकिए इसको हम मिटाते हैं। अब क्या है, x इज इक्वल टू 4t। इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो जब x को करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो हमको मिलेगा dx/dt इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट को एज इट इज लिख देंगे और t का 1 हो जाएगा। तो क्या मिला, 4 मिला। तो इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन 1 भागा इक्वेशन 2, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से भाग देंगे। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड dy/dt है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग dy/dt बाय इसका लेफ्ट हैंड साइड dx/dt इज इक्वल टू राइट हैंड साइड यहाँ पे क्या है, -4/t² बाय इसका राइट हैंड साइड क्या है, 4 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जाके dy/dx हो जाएगा इज इक्वल टू, अब देखो पहला वाला जो फ्रैक्शन है उस तरह लिखिए, -4/t²। इसका दिए 4/1 है, तो 4/1 नहीं लिखेंगे, इसको पलटा के लिखेंगे 1/4। तो 4 से 4 कट गया तो क्या बचा, -1/t²। तो इस चेहरा को अब ऑप्शन में ढूंढिए, -1/t²। तो कौन सा ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन डी पे मिल जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। और 30 यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस एट r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इज। हमको ये बताना है, पेरीमीटर का रेट चेंज बताना है, मतलब किस रेट से पेरीमीटर हमारा चेंज हो रहा है। तो मतलब पेरीमीटर के हम लोग c यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो हमको पेरीमीटर का रेट निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। मतलब हमको dc/dr कैलकुलेट करना है। कब निकालना है, व्हेन r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बस ये निकालना है। मतलब हमको डिफ्रेंशिएट करना है c को r के रिस्पेक्ट में। तो c बराबर क्या हो जाएगा, c मतलब पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 2πr, या पेरीमीटर का p यूज़ कीजिए ना, अच्छा रहेगा। यहाँ पे p लिख देते हैं, यहाँ पे p लिख देते हैं। पेरीमीटर बराबर क्या होगा, 2πr। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे r के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू r, जब p को डिफ्रेंशिएट करेंगे r के रिस्पेक्ट में तो हमको मिलेगा dp/dr इज इक्वल टू 2π एज ए कॉन्स्टेंट, उसी तरह लिखाएगा और r का 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया, dp/dr इज इक्वल टू 2π। अब हमको कब निकालना, व्हेन r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इसीलिए dp/dr इवेल्युएटेड एट r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मतलब जहाँ पे r रहेगा वहाँ पे 5 रखेंगे, कहीं पे r है नहीं, इसलिए यहाँ पे 2π है तो 2π लिख देंगे। अब इसका यूनिट को लिखते हैं, पेरीमीटर एक तरह का लेंथ है, लेंथ को नापेंगे सेंटीमीटर से, और यहाँ रेडियस भी एक तरह का लेंथ है, इसीलिए इसको भी नापेंगे सेंटीमीटर में। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब एज का बढ़ने का दर दिया हुआ है, क्या है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसका, एज का रेट है। किनारा के लिए हम लोग ए यूज़ कर रहे हैं, तो हमको दे दिया है dA/dt, कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमको वॉल्यूम का बढ़ने का दर निकालना है, वॉल्यूम का बढ़ने का दर निकालना है, मतलब हमको dV/dt निकालना है। कब निकालना है, व्हेन एज इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग।
व्हेन ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मतलब हमको डिफरेंशिएट करना है v को t के रिस्पेक्ट में, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है क्यूब का a क्यूब, इसलिए इसको डिफरेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में। तो जब v को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मिलेगा dv/dt इज इक्वल टू a क्यूब का 3a², फिर a को करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा dA/dt। तो क्या हो गया, dv/dt इज इक्वल टू 3a² dA/dt। dA/dt का मान 10 है तो 10 रख दिए, ये कितना हो गया 30a²। बट हमको कब निकालना है, व्हेन a इज़ 5 सेंटीमीटर। तो dv/dt इवेल्यूएटेड एट a इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा 30a का मान 5 है तो 5 रख दिए, 5 का स्क्वायर, 5 गुना 5 25, 25 गुना 30, ये आ जाएगा 750। अब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का इकाई क्या हो जाएगा, लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज़ किया है इसलिए लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब पर, और टाइम के लिए सेकेंड यूज़ करेंगे तो 750 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन इसका 750 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड ऑप्शन डी पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। कौन सा फंक्शन 0 से π/2 में डिक्रीज कर रहा है। 4 फंक्शन है, cos x, cos 2x, cos 3x, tan 3x। तो क्वेश्चन नंबर 33, तो पहला क्या है cos x है, ए नंबर में है cos x है। तो ठीक है, पहला नंबर में cos x है ना, तो cos x का ग्राफ ही ड्रॉ कर देते हैं ना। बस ये हमारा हो गया 0, ये हो गया π/2, ये होता है इसे 3π/2। ठीक है। ऑप्शन बी क्या है cos 2x। अच्छा cos 2x, इसका ग्राफ किस तरह हो जाएगा, देखो इसमें ये π/2 होता है ना, तो और एक नीचे 2 डाल देंगे तो ये हो जाएगा π/4। यहाँ पे ये पाई होता है तो यहाँ पे ये हो जाएगा π/2। तो ठीक हो, ये हो गया। अब cos 3x का, तो यहाँ पे cos 3x का बना देते हैं। ऐसे यहाँ पे होता है π/2, बट यहाँ पे cos 3x चल रहा है तो 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा π/6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होता है 3π/2, तो नीचे 3 डालेंगे तो ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा π/2। और एक है 10x, तो यहाँ पे 10x का इधर हम मिटा देते हैं और बना देते हैं। तो तो 4 नंबर में 10x, तो 10x का ग्राफ कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये हो गया π/2, ये हो गया 0, ये हो गया -π/2। तो हमको बताना है कि कौन सा फंक्शन डिक्रीज करता है 0 से π/2 में, मतलब 0 से π/2 तक ही हमारा एनालिसिस होगा, उसके आगे नहीं होगा। मतलब हमारा एनालिसिस इस केस में यहाँ से यहाँ तक ही करेंगे, π/2 तक। यहाँ पे π/2 यहाँ पे है तो मेरा एनालिसिस यहाँ से यहाँ तक ही होगा। इसमें π/2 यहाँ पे है और 0 से है तो यहाँ से ये वाला रीजन में एनालिसिस करना है, और इस केस में ये वाला हो जाएगा हमारा, मतलब इस रीजन में हम एनालिसिस करेंगे। तो पहला केस में देखिए 0 से π/2 तक ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है, इसलिए डिक्रीज करता है तो आंसर आ जाएगा हाँ। इसमें देखिए 0 से π/2 तक जाइए, ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है तो ये भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, 0 से π/2 तक जाएंगे तो देखिए यहाँ पे डिक्रीज किया, डिक्रीज किया, डिक्रीज किया, फिर किया इंक्रीज, तो इसको हम बोलेंगे ना तो इंक्रीज कर रहा ना तो डिक्रीज कर रहा है, इसको बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो ये हो गया। तो ये तो डिक्रीज नहीं करता है और ये भी डिक्रीज नहीं करता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी भी है। तो ठीक है, उस तरह ऑप्शन नहीं दिया तो क्या करेंगे। तो ठीक है,
ये भी करता है डिक्रीज और ये भी करता है डिक्रीज 0 से π/2 तक। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 34, fx इज इक्वल टू 10x। हाँ, यहीं पे बना देते हैं 34 क्या है fx इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स। मतलब इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कमेंट करना है, मतलब मोनोटोनिसिटी पे कमेंट करना है। तो कुछ नहीं है, इसका डेरिवेटिव का साइन देखेंगे। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स का 1 हो जाएगा। अब ये देखना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कि हमेशा पॉजिटिव है कि हमेशा नेगेटिव है, कि कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, इसको देखना है। तो देखते हैं ये जो सेक स्क्वायर एक्स है ना, इधर देखिए, ये जो सेक स्क्वायर एक्स है ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो सबसे पहले बात यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका वैल्यू कभी नेगेटिव होगा नहीं। मतलब जो भी होगा मतलब नेगेटिव होगा नहीं, मतलब आंसर इसका 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। बट सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स जैसे सेक स्क्वायर एक्स का रेंज क्या हो जाता है, ये हो जाता है यहाँ पे -1, ये हो गया +1, ये वाला उसका रेंज हो जाता है। मतलब सेक एक्स इस रीजन में अपना मान निकालेगा। तो सपोज ये 1 भी यदि देगा ना तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, या -1 भी सेक एक्स का मान होगा तो उसका स्क्वायर 1 होगा। मतलब कम से कम इसका वैल्यू 1 होगा और 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा। बट हमको सेक स्क्वायर एक्स -1 का साइन देखना है। तो अभी सेक स्क्वायर एक्स का रेंज पता चल गया, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये पता चल गया। तो इस पर क्या करके -1 कर दिए, सेक स्क्वायर एक्स -1। तो यहाँ पे भी घटा देंगे 1, तो ये हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट। तो सेक स्क्वायर एक्स -1 लिखा हुआ है और सेक स्क्वायर एक्स -1 का नाम ही है एफ डैश एक्स। तो हम बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एफ डैश एक्स जा रहा है 0 से इनफाइनाइट। तो मतलब ये नेगेटिव तो कभी है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमेशा इंक्रीज़ करेगा। या तो 0 है या तो पॉजिटिव है, तो ये हमेशा ये इंक्रीज़ करेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो ऑप्शन ए में है ऑलवेज इंक्रीज। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। और थोड़ा देखिएगा ना, ऑप्शन सी में है नेवर डिक्रीज। तो नेवर डिक्रीज का मतलब भी सेंस सेम निकलता है लगभग। तो ऑप्शन सी भी हो जाएगा इस केस में। तो ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे ए लिख देते हैं, ऐसे सी भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, जिस तरह का ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। 34 हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, 35 क्या, द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 4x⁴ माइनस 2x + 1 इज इंक्रीजिंग 4। अच्छा, हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x⁴ माइनस 2x + 1। तो हमको बताना है कि कहाँ पे ये इंक्रीज़ करेगा। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, तो कुछ नहीं, पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं और उसका साइन देखेंगे। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4x⁴ का हो जाएगा 4x³ माइनस 2 × 1 + 0। तो ये हो गया 16x³ - 2। अब क्या करेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 8x³ - 1। 2 इस 8x³ को लिख देंगे 2x का होल क्यूब माइनस इस क्यूब को देखते हुए 1 को लिख देंगे 1 का क्यूब। अब ये फार्मूला याद रहना चाहिए, a³ - b³ का, a - b a² + ab + b²। तो लगाओ a³ - b³, a³ - b³। इस क्वेश्चन में a का मान है 2x और b का मान है 1। तो लगाते हैं a - b, a मतलब 2x माइनस b मतलब 1। अब क्या हो जाएगा, a² मतलब 2x का स्क्वायर, तो 4x² + ab। तो ab मतलब 2x × 1 + b² मतलब 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 2x - 1, ये हो गया 4x² + 2x + 1। अब ये क्वाड्रेटिक टर्म है, इसको भी फैक्टराइज करेंगे। तो ये फैक्टराइज होगा कि नहीं होगा, थोड़ा इसका डी चेक कर लेते हैं। तो डी = क्या हो जाएगा, b² - 4ac। b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 - 4a, a मतलब
4c मतलब 1, तो ये हो गया 4 माइनस 16, मतलब ये नेगेटिव आ गया, मतलब ये फैक्टराइज होगा नहीं और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अब इसका साइन देख लेते हैं। इसका जीरोस क्या है, तो इसको जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू हमको हाफ मिलेगा। तो यहाँ पे हम हाफ प्लॉट कर दिए। अब इसको छोड़ने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है तो इस रीजन में फंक्शन इंक्रीज़ करेगा। तो किस रीजन में करेगा इंक्रीज़, 1/2 से लेके इनफाइनाइट तक, तो ये करेगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। पर ऑप्शन में इस इक्वल टू लगा हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 36 में क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 3x पर पावर 4 माइनस 4x। कहाँ पे निकालना है, एट x इज इक्वल टू 4 पे। हमको टेंजेंट का स्लोप चाहिए, कुछ नहीं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद x का मान 4 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू ये 12x³ माइनस 4, इसलिए dy/dx ये वैल्यूएटेड एट x इज इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा, 12x है, x का मान 4 रखना, तो 4 का क्यूब माइनस 4, तो 12 गुना 4 गुना 4 गुना 4, तो 16, 16 गुना 4 64 माइनस 4। तो पहले 64 गुना 12 करो, 64 गुना 12 8, 6 दुना 12, फिर यहाँ पे 64 8 6 7, तो 768 हो गया। 768 माइनस 4 इज इक्वल टू 764, इसलिए स्लोप, ये स्लोप हो गया, यही टेंजेंट का स्लोप हो गया। तो 764 ऑप्शन में ढूंढिए, तो ऑप्शन ए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, 37 क्या है, तो 37 में द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब हमको नॉर्मल का स्लोप चाहिए, तो क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएट करके पहले टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे, फिर उसका हेल्प से फिर नॉर्मल निकाल लेंगे। तो कर्व का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3 sin x प्लस 3 sin x। तो ठीक है, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x प्लस 3 और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और किस पॉइंट पे निकालना है, एट x इज इक्वल टू 0, इसीलिए dy/dx इवैल्यूएटेड एट x इज इक्वल टू 0। तो x का मान 0 रखेंगे, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, प्लस 3 cos, यहाँ पे x से 0 रखेंगे, तो ये क्या हो गया, 3 cos 0 का मान 1 इज इक्वल टू 3 आया। देखो ये अभी जो 3 है ना, ये टेंजेंट का स्लोप है, इसलिए नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू, यहाँ 3 है, 3/1 है, तो उसको फ्लिप करो और एक माइनस दे दो, 3/1 है मतलब 1/3 और एक माइनस डाल दो, तो क्या हो जाएगा, -1/3, और -1/3 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू साइन x, y इज इक्वल टू साइन x एट 0,0। हमको नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए 0 0 पे। तो लाइन का देखिए, हम लोग को लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। पॉइंट दिया हुआ है, अब स्लोप चाहिए, तो स्लोप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और 0 0 रख देंगे, तो वहाँ से हमको टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। और जब टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा तो वहाँ से हम लोग नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं, तो स्लोप हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए, पॉइंट तो दिया हुआ है, अब स्लोप के लिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, बट dy/dx को निकालना है कहाँ पे, इवैल्यूएटेड एट 0,0। x का मान हम लोग 0 रखेंगे और y का मान 0 रखेंगे, बट इधर पिक्चर में कहीं पे y दिखा नहीं है, तो सिर्फ ये वाला यूज़ होगा x का मान।
तो कॉस यहाँ पे x है, x इज इक्वल टू 0 रख देंगे और cos 0 इज इक्वल टू 1। ये जो 1 आया है ये नॉर्मल का स्लोप नहीं है, हमको इक्वेशन चाहिए। किसका चाहिए? नॉर्मल का चाहिए। हमको चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए कहाँ पे? एट 0,0 पे। तो ठीक है, तो ये टेंजेंट का स्लोप हुआ, इसलिए लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 1 को पलटाएंगे, मतलब 1/1 है उसको पलटाएंगे तो 1 ही रहेगा, एक माइनस डाल देंगे। इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा y माइनस यहाँ का y कोऑर्डिनेट 0 इज इक्वल टू स्लोप -1 फिर x माइनस यहाँ का x कोऑर्डिनेट 0। तो ये क्या हो गया? y इज इक्वल टू -x, या इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? -x, इधर आ गया तो +x, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया नॉर्मल का इक्वेशन। तो देख लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 कहाँ पे है? ऑप्शन ये सी पे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। उसके 39 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। तो क्वेश्चन बोला मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स नहीं वाई, हम वाई लिख दिए, बात बराबर है। लो हम एफ एक्स लिख देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, और लिख दिया एक्स इज नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसको एक्स 0 पे दिक्कत हो जाएगा। तो इस फंक्शन का हमको मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो इस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ना वो डज नॉट एग्जिस्ट होता है, और मिनिमम वैल्यू भी डज नॉट एग्जिस्ट होता है, बट ऑप्शन में कहीं पे है नहीं डज नॉट एग्जिस्ट। और दोनों क्वेश्चन सेम है, नहीं सेम नहीं, मतलब सेम फंक्शन है दोनों ही क्वेश्चन में। 40 में क्या है? उसमें भी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, वहाँ पे मिनिमम वैल्यू बोला है, इसका मिनिमम भी डज नॉट एग्जिस्ट होता है। फिलहाल ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे उसको ये लिखना चाहिए था लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू इसका एग्जिस्ट करता है, बट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसका एग्जिस्ट नहीं करता है। तो चलिए जिस तरह से क्वेश्चन, मतलब जिस तरह से ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो कुछ नहीं है, इसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स का 1 और 1/x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/x²। क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 1 गुना 1 1/1 गुना x²। इस 1 को लिख देते हैं 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया x माइनस 1 x प्लस 1/x²। अब साइन देख लेते हैं एफ डैश एक्स का। तो इसका जीरोस हो जाएगा 1, इसका जीरोस हो जाएगा -1, और इसका जीरोस हो जाएगा 0। ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 डोमेन पे है नहीं, इसलिए ओपन सर्किल लगा दिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी क्रॉस साइन लगेगा क्योंकि सम संख्या है पावर पे। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव ही रहेगा, ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या करेंगे? देखिए -1 को देखिए, -1 के अराउंड एफ डैश एस का साइन चेंज हो रहा है, और +1 के अराउंड भी एफ डैश एस का साइन चेंज हो रहा है। तो ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है -1, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा या तो लोकल मिनिमा होगा। तो क्या है? देखिए प्लस से माइनस चेंज हो रहा है, तो ये लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट है क्या हो जाएगा? माइनस से प्लस, एफ डैश एस का साइन माइनस से प्लस हो रहा है, तो इसलिए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं x इज इक्वल टू -1 इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड x इज इक्वल टू +1। ओहो, ये प्लस है ना, +2 माइनस है, तो लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, ये लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। और ये माइनस से प्लस हो रहा है, इसलिए x इज इक्वल टू 1 इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। याद रखिए, इधर देखिए, यदि प्लस से माइनस होगा तो मैक्सिमा होगा, और माइनस से प्लस होगा तो मिनिमा होगा। तो हमको वैल्यू चाहिए। देखिए -1 में फंक्शन का वैल्यू कुछ न कुछ होगा, तो जो वैल्यू होगा तो उसको क्या बोलेंगे? देखिए ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, नहीं लोकल मैक्सिमा है, तो इस पर जो वैल्यू आएगा तो उसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और लोकल
मिनिमा में जो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, तो x का मान 1 रखेंगे तो कुछ न कुछ वैल्यू आएगा, तो जो वैल्यू आएगा उसको क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा वाला पॉइंट है तो बोलेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू बोलेंगे। तो देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स प्लस 1 बाई एक्स। एक्स का मान -1 रखते हैं तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू -1 पर एक्स का मान -1 रखेंगे तो यहाँ पे एक्स है -1 प्लस 1 बाई एक्स है -1, तो ये हो गया -1 इज इक्वल टू -2। तो इसको देखो, ये जो -1 है मैक्सिमा वाला पॉइंट है, मैक्सिमा वाला पॉइंट है, तो ये जो वैल्यू आया है उसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू -2। अब क्या करना है, अब 1 रखते हैं तो फंक्शन का वैल्यू 1 पे क्या होगा, तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 बाई एक्स मतलब 1, तो ये हो जाएगा 2। तो देखिए 1 रखे तो 2 आया, और 1 जो है ना मिनिमा है, लोकल मिनिमा है, तो जो वैल्यू आया है तो उसको बोलेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 2। ऐसे लिख देते हैं एट x इज इक्वल टू 1, यहाँ लिख देते हैं एट x इज इक्वल टू -1। नहीं, यहाँ पे हो जाएगा एट x इज इक्वल टू -1। तो देखिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आया -2 और मिनिमम वैल्यू आ गया 2, लोकल है। अब देखिए दोनों का यदि देखिएगा तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो -2 है और मिनिमम वैल्यू है और ये जो 2 है, ये दोनों वैल्यू में कंपेयर कीजिएगा, जो मैक्सिमम वाला वैल्यू आया है वही छोटा है और जो मिनिमम वाला वैल्यू आया है वो बड़ा है। तो कोई दिक्कत नहीं, लोकल है, पूरा ग्लोबल की बात हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम बोले इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा नहीं, क्योंकि इसका ग्राफ ना कुछ इस तरह का आता है शेप। यदि आप देखना चाहेंगे तो हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं ना इसका, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, इस तरह का आने लगता है। तो ये तो ऐसे क्लियरली दिखने लगता है, जैसे ये है 1, ये है 2 रहता है, ये होता है -1, ये होता है -2। तो ग्राफ से क्लियर है कि देखिए 1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, अपने एरिया में सबसे कम वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है और ये अपने एरिया में सबसे ज़्यादा वैल्यू देने वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। देखिए यहाँ से भी क्लियर है। और देखिए मैक्सिमम वैल्यू बता नहीं पाएंगे, ग्राफ एकदम लगातार ऊपर जा रहा है, मिनिमम भी बता नहीं पाएंगे, नीचे जा रहा है। तो इसीलिए इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पे क्या है कि जो लोकल मिनिमम वैल्यू है वो 2 है और जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो -2 है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 भी इसी में कवर हो गया। 40 में क्या है कि 40 में बोला था मिनिमम वैल्यू, मिनिमम तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, लोकल मिनिमम, तो लोकल मिनिमम तो मिनिमम वैल्यू, तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है, लोकल मिनिमम वैल्यू 2 है, तो 2 पे टिक मार देना है। यदि आप 39 के आंसर मारेंगे तो कौन सा यदि मारेंगे तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा -2, तो 39 का बी हो जाएगा। क्यों, देखिए बी पे -2 है और जो 40 है तो 40 का क्या हो जाएगा, मिनिमम बोला है और मिनिमम वैल्यू क्या आया है, 2 आया है और 2 कौन सा ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। तो ठीक है, तो हम लोग का सेट 2 भी कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।